अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम डिबेट्स और डिबेट करने वालों पर बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं हम? जी हाँ, वकील और जज की बात कर रहे हैं। बात शुरू करने से पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और वहाँ आपने अपने कमेंट्स, अपने सुझाव लिखे। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करिए और बेल आइकन भी याद से दबाइए ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। एस्ट्रोलॉजिकली जजेस और लॉयर्स के क्या कॉम्बिनेशन होते हैं वो देखने से पहले हम उनके गुण देख लें। ये देखें कि यदि किसी को अच्छा लॉयर बनना है या वरिष्ठ जज बनना है तो उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहले उसकी वाक शक्ति पर उसको कंट्रोल होना चाहिए। उसको कम्युनिकेशन इतना अच्छा करना आना चाहिए कि वो सबके साथ आगे बढ़ सके और सबको इन्फ्लुएंस कर सके। आप यदि अपने जज को अपने केस द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते तो आप जीतेंगे कैसे, और जीतेंगे नहीं तो आपको आगे केसेस कैसे मिलेंगे। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने के लिए आपका नॉलेज बेस भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो आपको अच्छा नॉलेज होना ज़रूरी है। सही गलत की पहचान वो भी ज़रूरी है कि आप सामने रख सकते हैं, क्या आप नहीं सामने रख सकते हैं, वो सारी बातें ज़रूरत है। और आपको ज़रूरत है एक फाइटिंग कॉम्पिटिटिव स्पिरिट की। क्यों? क्योंकि लॉयर एक ओपन ऐसा प्रोफेशन है जहां हार जीत उसी की होती है जो सस्टेन कर पाए अपने आप को, जिसमें इतना दम है जिसकी वो कोई भी परिस्थिति आए उसमें वो अपना आपा न खोए और हंसते हंसते उस परिस्थिति का, उस मुश्किल का सामना करे, जूझता रहे। हंसे न भी तो भी अपना दिमाग बनाए रखे। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं कि इसके बाद हम जजेस के लिए भी लेंगे, क्योंकि लॉयर्स से और ऊंचा जाने के बाद व्यक्ति जज बन सकता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें काल पुरुष कुंडली के, यदि हम देख रहे हैं कि काल पुरुष कुंडली के जो भाव हैं या कौन से राशियां हैं जो लॉयर्स के चार्ट में होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपका हाउस ऑफ कम्युनिकेशन या साइन ऑफ कम्युनिकेशन वो है आपकी मिथुन राशि। मिथुन राशि हम सब जानते हैं कि आपको क्रिएटिविटी भी देती है। हर समय आप जब भी अपना केस लोगों के सामने रखेंगे या लॉयर्स के सामने रखेंगे या किसी से पूछताछ करेंगे, बातचीत करेंगे, तो आप डायरेक्टली अपफ्रंट नहीं हो सकते। आप सामने वाले को चोट नहीं पहुंचा सकते। बहुत बार आपको ऐसे बात करना पड़ेगा कि सामने वाले का ईगो भी बना रहे और आपका काम भी निकल जाए। तो वो जो क्षमता है वो हमें जेमिनी राशि देती है। फिर हम बात करते हैं षष्ठम भाव की, अर्थात कन्या राशि की। कन्या राशि में ये गुण है कि शांति से चुपचाप अपना काम करता रहे और साथ ही कुछ ऐसी चीज़, ऐसी खोज कर ले जिससे कि आपका काम बन जाए। यही नहीं, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, दूध का दूध पानी का पानी। समझ में आना कि कौन क्या बोल रहा है, उसके पीछे उस व्यक्ति का क्या मतलब हो सकता है और मेरे मतलब की इसमें क्या बात है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो कन्या राशि हमें देती है। फिर हमारा नवम भाव कालपुरुष कुंडली का। क्यों? क्योंकि नवम भाव हमें सत्य को सामने लाने में मदद करता है, सत्य की खोज करने में मदद करता है और एक बहुत अच्छा लॉयर बनाता है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है, बोला गया है, शास्त्रों में ये लिखा गया है, भविष्य पुराण में भी ये लिखा गया है कि उन्होंने बहुत सारे लॉ पर बहुत सारी बुक्स लिखी थी या ट्रीटीज लिखी थी। तो देवगुरु बृहस्पति का मूल त्रिकोण की जो राशि है वो धनु राशि है। तो आपके लिए धनु राशि इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जहाँ जजेस की बात आती है तो जजेस के लिए दो और राशि इंपॉर्टेंट होते हैं। वो कौन से? तुला राशि। नाम ही काफ़ी होना चाहिए। आप चीज़ों को तोल के देखते हैं, कौन सा सही कौन सा गलत। दो लोगों ने अपना अपना पक्ष रखा आपके सामने, कौन सा पक्ष भारी है और कौन से पक्ष में आपको लग रहा है कि ज़्यादा सत्य
है, तो आप वहाँ सबूतों के आधार पर आप बता सकते हैं कि क्या सही क्या गलत। और सबके लिए इम्पॉर्टेंट है हमारी 10वीं राशि मकर राशि, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं। मकर राशि में 2 ऐसे नक्षत्र भी हैं जो लॉयर्स के लिए और जजेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये हम देखेंगे। पहले हम ग्रह देखें। ग्रह की जब हम बात करते हैं तो मंगल वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मंगल क्यों इम्पॉर्टेंट होगा? हम तो कोई पढ़े लिखे जिसके लिए हम कहेंगे कि कोई ऐसा ग्रह जो हमारे पढ़ाई को बताता है वो इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। मंगल आपको फाइटिंग स्पिरिट देता है। डिबेट करने के लिए आपको जो गुर्दा चाहिए वो मंगल से आता है, और मंगल आपको लॉजिकल रीजनिंग का आधार देता है। गुरु, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। गुरु क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ट्रीटीज लिखी है और वो नॉलेज दे रहे हैं आपको। आप देखिए, यदि शुक्र अच्छा है तो शुक्र आपको अपने पक्ष के लिए अच्छे से लड़ने की क्षमता देता है। क्राइसिस मैनेजमेंट, क्विक थिंकिंग, क्रिमिनल लॉ, ये सारी चीज़ मंगल से और कुछ हद तक बुध से भी देखी जाती हैं। तो यदि बुध बहुत शार्प है, फाइनेंशियल लॉयर्स अच्छे होते हैं, मंगल अच्छा है, तो आप एट दैट स्टेज क्रिमिनल लॉयर्स अच्छे होते हैं। गुरु अच्छा है तो आप लेजिस्लेटिव लॉयर्स एज वेल एज फाइनेंशियल लॉयर्स, बिजनेस फ्रंट पे बहुत अच्छे लॉयर्स होते हैं। शुक्र के लिए मैं आपको बता दूं, यदि शुक्र किसी का अच्छा है लॉयर का, तो वो उसके लिए एडेड एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि यदि शुक्र अच्छा है तो व्यक्ति की एक प्रतिभा होगी, कांति होगी, जो कि उसको उसके प्रोफेशन में लोगों को उसके प्रति आकर्षित करेगी और वो वहाँ नाम और शोहरत कमा सकता है। चलिए, यहाँ तक तो हुई बातें हमारे ग्रहों की और हमारे कालपुरुष कुंडली की राशियों की। अब हम भाव देख लेते हैं। आपका तृतीय भाव, जो कि आपके कम्युनिकेशन और क्रिएटिविटी से जुड़ा है, वो इम्पॉर्टेंट होता है। फिर आपका षष्ठम भाव, क्योंकि वो आपको डटकर मुकाबला करने की क्षमता देता है। आप वहाँ बैठे हैं और आप किसी से बिना डरे डिबेट अच्छे से कर सकते हैं। मैंने देखा है कि जिनका राहु षष्ठम भाव में हो या उच्च का राहु हो दशम भाव में, उनको डिबेट्स में हराना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि वो पूरी तैयारी से आते हैं, जो कि एक लॉयर के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव आपको बताता है कि सही और गलत क्या है, तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नवम भाव से जुड़ा दशम भाव, धर्म, कर्म, आधिपति योग। यदि 9 और 10 का कोई रिलेशन आता है, PAC से किसी भी तरह से कोई रिलेशन आता है, तो व्यक्ति उस अपने आप अनायास ही ये सारी चीज़ें की ओर खिंचा जाता है। चाहे वो लॉयर बने या ना बने, उसे लॉ का बहुत अच्छा ज्ञान होता है और वो सही जगह पर लोगों को टोक देता है या बोलता है कि आप सही ढंग से काम करिए, क्योंकि उसको धर्मनिरपेक्षता जिसे कहते हैं वो आता है, और जो पुराने ज़माने में राजा और मंत्रियों से एक्सपेक्ट किया जाता था। आज के ज़माने में क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो हमें ये एक्सपेक्टेशन अपने लॉयर्स, अपने जजेस से है। तो उनके चार्ट में ये नवम और दशम भाव के स्वामी में कोई यदि रिलेशन हो तो वो बहुत स्ट्रांगली आपको दिखाई देगा। अब हम नक्षत्र देख लेते हैं। नक्षत्र देखते समय हमें इसको वापस 2 भागों में विभाजन करना पड़ेगा। एक आप अपने लॉयर्स का देखिए और एक लॉयर्स के साथ जजेस का। जजेस का औहदा, जजेस का काम लॉयर्स से एक कदम आगे ही होता है। वो हम देखते हैं बाद में क्यों, लेकिन पहले लॉयर्स की देखते हैं। लॉयर्स के लिए हमें इम्पॉर्टेंट है पुष्य नक्षत्र, हमें इम्पॉर्टेंट है अनुराधा नक्षत्र, हमें इम्पॉर्टेंट है श्रवण नक्षत्र। ये सारे नक्षत्र क्यों? जब आप लॉयर्स की बात कर रहे हैं तो उनको कम्युनिकेट करना आना चाहिए और उनको बात अच्छे से करने आने के लिए उनका नॉलेज बेस जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो लॉयर्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आपका पुष्या स्ट्रांग हो। जहाँ तक बात होती है अनुराधा की, तो वो एक ऐसा नक्षत्र है, मित्र का नक्षत्र है, जहाँ आप लोगों से बात बात में
अच्छे से टेबल पर लाकर और सारी चीज़ें उनसे निकलवा सकते हैं। तो अनुराधा नक्षत्र भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और रही बात श्रवण नक्षत्र की, लॉयर्स के लिए बोलना, डिबेट करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सुनना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और ये समझना कि सामने वाला बोल क्या रहा है और उसका अभिप्राय क्या है, वो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो श्रवण नक्षत्र में ये सारे गुण हैं जो एक व्यक्ति को एक अच्छा लॉयर बनाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जजेस में और कौन से जजेस होने के लिए और कौन से हमें नक्षत्र देखने चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो एक नक्षत्र जजेस का देखना चाहिए वो है आपका भरणी नक्षत्र। यमराज का नक्षत्र है, वो तो हमेशा ही देखते रहते हैं कि कौन क्या सही और कौन क्या गलत कर रहा है, और उस हिसाब से वो हमें हमारा पुण्यों का या पापों का भुगतान करवाते हैं। फिर एक है उत्तर फाल्गुनी। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र बहुत स्ट्रांग हो तो व्यक्ति को सही गलत की पहचान करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, वो अपने प्रिंसिपल्स पे बना रहता है, जिसका की एक्सटेंशन है आपका उत्तर आषाढ़। उत्तर आषाढ़ नक्षत्र आपको अपने सही चीज़ पर डटे रहने की क्षमता देता है। और लॉयर्स और जजेस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट सद्भीष हो जाता है, जो कि आपको नेचुरल लॉज ऑफ नेचर, जिस पर हमारा लॉ बसा हुआ है, वो बताता है। तो चलिए इसी पर हम एक चार्ट ले लेते हैं। चार्ट में ले रही हूँ टोनी ब्लेयर का। टोनी ब्लेयर जो हैं वो यूके के पास्ट प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन सबको ये भी मालूम होना चाहिए कि वो बहुत अच्छे लॉयर भी थे। तो टोनी ब्लेयर का चार्ट हम किस तरह से देखेंगे। टोनी ब्लेयर के चार्ट में आप देखिए कि लग्न पर ही गुरु और मंगल विद्यमान है। इसी के लिए वो उनको बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक और स्ट्रॉन्ग रीजनिंग देता है, और साथ ही मंगल जो है वो सप्तम भाव का स्वामी भी है, सप्तम भाव को देख रहे हैं। और गुरु जो है उनमें एक बल है, दिग्बली है, और वो दशम भाव के स्वामी को शनि जो वक्री होकर उनके पंचम भाव कालपुरुष कुंडली के षष्ठम भाव कन्या राशि में विद्यमान हैं। उनकी कांति जो मैंने आप लोगों को बताया इसके लिए है क्योंकि उनका जो लग्नेश है वो दशमेश से दृष्ट है, और लग्नेश यहाँ उच्च का होकर एकादश भाव, विनिंग्स कहें हम, पब्लिक पर्सोना कहें हम, वहाँ बैठे हुए हैं। अब हम उनका नक्षत्र देख लेते हैं। तो सबसे पहले उनका जो सूर्य है, साथ ही उनका जो सूर्य है वो आप देखें कि भरणी नक्षत्र में विद्यमान है, और उनका केतु पुष्य नक्षत्र में विद्यमान है। मैंने आप लोगों को बोला कि पुष्य नक्षत्र इम्पॉर्टेंट है लॉयर्स के लिए, क्योंकि वो लॉयर्स को बताता है कि वो क्या कर सकते हैं, क्या आपके फ्रेमवर्क में है, कहाँ क्या लूप होल्स है। ये सारा व्यक्ति का यदि पुष्य नक्षत्र स्ट्रांग होगा तो उसको मालूम होगा। चंद्रमा और राहु दोनों श्रवण में विद्यमान हैं। वो सुनते कुछ और हैं और वो निष्कर्ष कुछ और निकालते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि व्यक्ति क्या बोल रहा है और वास्तव में क्या बोलना चाहता है, जिसके कारण वो एक बहुत जाने माने और अच्छे फाइनेंशियल लॉयर हैं, और वर्ल्ड के हुज हु जो है उनके लिस्ट में, क्लाइंट लिस्ट में है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लिख कर बताएं कि आपके चार्ट में ये किस तरह से काम कर रहा है। फिर मिलेंगे, तब तक बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।